अगर कोई जिम में जाता है तो पहले ही 2 दिन में उसे एक डिब्बा दिखाया जाता है कि ये ले तो तेरे मसल्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। आज दुनिया में सबसे जो बलवान आदमी कहा जाता है वो जर्मनी से है, उसका नाम है पैट्रिक बब्यूनियम। वो पूरा 1 टन का गाड़ी हटा सकता है और वो पूरा वीगन है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मेरे फिज़िकल बॉडी से मैं जो दिखती हूँ वो फिज़िकल यूनिवर्स है, लेकिन साथ साथ में हम एनर्जी बीइंग भी है। हमारे साथ हमारी भावनाएं जुड़ी रहती है, हमारे विचार होते हैं। एज अबव सो बिलो, जो हमारे विचार और जो हमारे इमोशंस है उसी हिसाब से हमें रोग होते हैं। जब हम यहाँ करेक्शन कर देते हैं तो यहाँ करेक्शन होना ही है। आपको अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी के साथ फियर जुड़ा हुआ है, तो मैं आपके मन के फियर को ठीक करूँगी तभी आपकी किडनी डिजीज़ ठीक होने वाला है। अगर आप कोई केमिकल मेडिसिन ले रही है तो ये आपके बॉडी को ठीक करेगी। अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो ये आपकी इथेरिक बॉडी को भी थोड़ी ठीक करेगी। अगर आप जेम एलिक्सिस या फ्लावर रेमेडीज़ ले रहे हैं, ये आपके आत्मा तक जो पैटर्न्स है डीप, वहाँ तक जाके करेक्शन करती है। हमारे आयुर्वेद में पुष्प आयुर्वेद के बारे में बताया है, लाइफ मस्ट ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर ऑफरिंग इटसेल्फ टू द डिवाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कलम के इस एपिसोड में, जो है डॉक्टर रूपा शाह जी के साथ हमारी बातचीत का पार्ट 2। डॉक्टर रूपा शाह जी 35 साल से ज़्यादा समय से लोगों को हील कर रही हैं और डेयरी फ्री लाइफस्टाइल की एडवोकेट हैं। इस एपिसोड में हमने मैम के साथ बात की कि जो लोग डेयरी इंडस्ट्री में, डेयरी फार्मिंग में हैं, वो कैसे एक ऑल्टरनेट करियर चूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने बात की रूपा मैम की मेडिटेशन जर्नी के ऊपर और कैसे फ्लावर रेमेडी, फूलों की शक्ति से वो लोगों को हील कर रही हैं और लोग होलिस्टिक हेल्थ पा रहे हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैम, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस शो मेरी कलम में। मैम, जैसे भारत की जो संस्कृति है वहाँ पे शब्दों में भी, मुहावरों में भी कहा जाता है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे आशीर्वाद होते हैं। तो हमने दूध का कर्ज चुकाना है, तो हमने सफिशिएंट दूध पी लिया है, उसका वास्तव में अभी कर्ज चुकाना है तो सबसे पहले दूध को छोड़ना पड़ेगा। आपने क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री का दूध पानी का पानी कर दिया, तो अब एक प्रश्न ये आता है, मिथ इस प्रकार के, दूध तो संपूर्ण आहार है, ऐसे तो आपने इसके तो मिथ तोड़ दिए कि नहीं, संपूर्ण नहीं है, इनफैक्ट नहीं, संपूर्ण है नुकसान लेकिन पहुंचा, उसके बच्चे के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अब तो जैसे वो प्रोडक्शन जिस तरह से कर रहे हैं वो तो मेस्ड है टोटल, वो बात तो सभी के लिए खतरनाक है। इसका एक इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन हेल्थ पे इस प्रकार भी जैसे आया है कि गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज थोड़ी अर्ली आ गई है, ऐसा जी कुछ? जी, बिल्कुल सही बताया। मैं जब डॉक्टर बनी तब मैंने PCOS या PCOD वर्ड नहीं सुना था। अब सुनने लगी हूँ पिछले 10-15 साल में। हर 3 लड़की में से 1 लड़की को PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। और इनवेरिएबली मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये काफ़ी डेयरी कंजम्पशन होता है इसका, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जब तक डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ेगी इसके हार्मोन बैलेंस नहीं होने वाले हैं। ये जो हार्मोन्स मिल्क के अंदर आते हैं उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक उसके बॉडी के अंदर जो नेचुरली पैदा होते हैं, और एक हम जो इंजेक्शन दे रहे हैं। ये दोनों बॉइलिंग करने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो आप पीते हैं या उसके प्रोडक्ट्स खाते हैं, जाके आपकी हार्मोन साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। और अर्ली प्यूबर्टी, हम सुनते हैं 9 साल की बच्ची को पीरियड आ गया। ये बच्ची तो बच्ची ही होती है ना, उसे और तो कुछ पता नहीं। उसका फिज़िकल ग्रोथ हो गया लेकिन मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी तो आई नहीं, उसे सेक्सुअलिटी या उसके बारे में कुछ पता नहीं, और ये सडनली एक इवेंट चालू हो गई। तो काफ़ी मानसिक समस्याएं भी रहती है इसके। पहले हम 13 या 14 साल में प्यूबर्टी देखते थे, अब 9-10 साल में देख रहे हैं। सो दिस इज़ द ट्रेजिक पार्ट of these hormones, and lot of hormonal
डिस्रप्टर्स लाइक प्लास्टिक का यूज़ होता है पानी के लिए, तो उसमें भी हार्मोन डिस्रप्टर्स है। या आजकल केक वगैरह खा लेते हैं, पेस्ट्रीज़ दिखने में बहुत अच्छी दिखती है, महंगी रहती है, लेकिन इसमें ज़ीरो फाइबर है, हाईली प्रोसेस्ड है, शुगर है, ये सारा कंट्रीब्यूट करती है। और 13-14 साल के बच्चे आप देखते हैं मोटे हो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं वेट के साथ, यहाँ पूरा ब्लैक नेक रहता है। दीज आर ऑल साइंस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑलरेडी सो अर्ली इन लाइफ। सो आगे जाके सारे डिजीज़ जो मैंने नाम दिए वो आने ही वाले हैं अगर ये अटेंशन नहीं देंगे तो। और एक बहुत अच्छी टेस्ट हम सबसे करवाते हैं, इसको बोलते हैं सीरम इंसुलिन। तो जैसे आप बोलेंगे कि हाँ मेरे घर में सभी को डायबिटीज़ है, मुझे भी तो आना है क्योंकि मेरे जीन्स ही है, तो हम लोग बोल लेते हैं कि सीरम इंसुलिन पहले करवा लो। जब थोड़ा इंसुलिन हाई आता है तो इसका मतलब ये कि आपका शरीर ज़्यादा इंसुलिन अभी पैदा कर रहा है कुछ काम करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसलिए। अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो एक 2-4 साल आपकी पेनक्रियाज बनाएगी, फिर थक जाएगी, फिर सीधा डायबिटीज़ आ जाएगा। तो हमारे पास समय है कि भाई इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अभी से ध्यान रखो तुम कुछ गलत कर रहे हो। वो गलत करने के लिए इंसुलिन थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा के कॉम्पेंसेट कर रहा है, लेकिन डायबिटीज़ आना ही है अगर आप ये स्टेज में ध्यान नहीं दोगे। तो इस तरह से भी हम बहुत सारे लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल और प्लांट बेस्ड डाइट देकर वहीं से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मैसेज रहेगा गवर्नमेंट को कि ये सारी चीज़ को ध्यान दे, ऐसे टेस्ट करवाएं। खाली ब्लड शुगर करवाने से क्या, तब तक तो ऑलरेडी आप बहुत सारे नए नए डायबिटीज़ को डायग्नोस करते हो, लेकिन अगर सीरम इंसुलिन टेस्ट मासिस पे किया जाए तो आप उसको पहले पकड़ लोगे। आप जब पकड़ ही लोगे तो हमारे पास चॉइस है, मैंने बता दिया है कि वनस्पति जन्य आहार वाली जीवन शैली बतानी है उनको, अपने घर को पूरे फैमिली को चेंज करना है। जब करेंगे तो फ़ायदा हमें ही होगा, एज वी विल हैव हेल्दी पॉपुलेशन। और एक चीज़ खास बताना चाहती हूँ कि अगर घर में एक को डिजीज़ है तो अगर हम घर में उसके लिए चेंजेस ला रहे हैं ऐसा नहीं है। उसी घर में बेटी को होगा पीसीओडी, माँ को होगा थायराइड, बेटे को होगा एक्स्ट्रा वेट और फादर को होगा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एल्डरली को होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ आ रही है उनके किचन से, और हर एक में अलग अलग डिजीज़ प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि एक ही गलती की है कि आप ऐसे खाना खा रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं। द फूड इज़ नॉट योर फूड एंड यू आर ईटिंग इट। जैसे अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो आप डीजल तो नहीं डालोगे उसमें, कभी भी नहीं डालोगे। ये डीजल डालने वाली बात है, आप डीजल डाल रहे हो तो ये नहीं चल रहा है इंजन। जब आप डीजल निकाल के पेट्रोल डालोगे तो इससे ही चलने लगेगा। बस इतना सिंपल है। किचन एक व्यक्ति के लिए नहीं बदली करना है, पूरे फैमिली के लिए। जब पूरे फैमिली चेंज हो जाएंगे तो सबका स्वास्थ्य एक साथ ठीक हो जाएगा और आपके हाथ में। You will become empowered with knowledge of how to look after your own self without any money or going to doctor or hospital or medications. मैम, जो एडवोकेट्स ऑफ नॉनवेज हैं या फिटनेस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, काइंड ऑफ जो जिम्नेजियम या एथलीट्स हैं एथलेटिक्स में, वो एक ये तर्क या कहिए कुतर्क रखते हैं कि होल एंड कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं वीगन डाइट से या प्लांट बेस्ड डाइट से, जैसे काइंड ऑफ B12 या ऐसे। तो इसका क्या अल्टरनेट है? इसमें दो बातें हो गई है। जो पहलवान होते हैं वो बहुत सारे दूध और अंडे वगैरह खा के पहले के ज़माने में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते थे। अभी के ज़माने में वे प्रोटीन एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। ये वे क्या है? जब हम चीज़ बनाते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको वे प्रोटीन कहते हैं। दूध में दो टाइप के प्रोटीन है, एक केसिन है और एक वे प्रोटीन है। केसिन इज़ तो ऑलरेडी नोन एज अ कार्सिनोजेनिक फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। और ये वे प्रोटीन का क्या किया जाए, तो उसमें से एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई कि भाई जिम के लिए, प्रोटीन के लिए इसको यूज़ किया जाए। तो ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर कोई जिम में जाता है तो पहले ही 2 दिन में उसे एक डिब्बा दिखाया जाता है, भाई ये ले तो तेरे मसल्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, आपको वे प्रोटीन ही लेना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे हम्बल बीन्स है, छोले है, राजमा है, सारे प्रोटीन वाले हैं, उसमें साथ साथ कैल्शियम भी है,
और हम सदियों से खाते आए हैं। चने को तो घोड़े का खुराक माना जाता था। घोड़ा कितना दौड़ता है, वेजिटेरियन है, हाथी वेजिटेरियन है, बराबर। उसकी ताकत कितनी है, कहाँ से आती है, घास से आती है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि प्लांट बेस्ड खाना खाए और हमारे पास इतनी ताकत ना आए। आज दुनिया में सबसे जो बलवान आदमी कहा जाता है वो जर्मनी से है, उसका नाम है पैट्रिक बब्यूनियम। वो पूरा 1 टन का गाड़ी हटा सकता है और वो पूरा वीगन है। वो प्लांट बेस्ड डाइट खाता है। कैसे खाता है, कैसे इसके पास प्रोटीन आती है? इसी में से आती है। ये प्रोटीन इजीली एसिमिलेबल है, ये ओवरलोड भी नहीं करता है आपके सिस्टम को, ये पूरी डाइजेस्ट हो जाती है, मसल वेयर टेयर और सारा इसी से हो जाता है। तो प्रोटीन आ गया आपके, कैल्शियम आ गया। ज़्यादा हमें बोला जाता है कि वो आपके प्लांट बेस्ड डाइट में विटामिन B12 नहीं होता है। विटामिन B12 एक सॉइल बैक्टीरिया बनाता है। सॉइल बैक्टीरिया, ये जो सब्जियां वगैरह हम जो भी सब खा रहे, रो खा रहे, ये सभी में सॉइल बैक्टीरिया रहते हैं। आजकल हम ओवर हाइजीन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। बहुत सारा साफ़ सफाई, हमारे हाथ भी दिन में 5-10 बार धोते रहते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, और जो पानी पीते हैं वो भी एक्वागार्ड या ऐसे कोई ब्रांड के UV फिल्टर वाले मशीन जिसमें ज़ीरो बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो हमारे बैक्टीरिया का एक्सपोजर बहुत कम है। जो बैक्टीरिया B12 बनाते हैं वो है ही नहीं आसपास, हमारे हाथ में भी नहीं है। सॉइल में आजकल बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, तो सॉइल में भी वो बैक्टीरिया कम हो गए हैं। उसमें जो उगाते हैं उसमें भी कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली जो वीगन या प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं उनमें ही B12 डेफिशिएंसी है। हमारे बॉम्बे में है डॉक्टर संजीव खन्ना, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, जो प्लांट बेस्ड डाइट का प्रचार करते हैं। उन्होंने एक रिसर्च किया और उन्होंने फाइंड आउट किया कि नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और वीगन तीनों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो ये बात सही नहीं है कि हमारे में ही होनी चाहिए, ये सभी में है, क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी है। तो आज उसका कोई प्लांट बेस्ड सोल्यूशन हमारे पास है नहीं, तो हम सप्लीमेंट लेने के लिए बोलते हैं लोगों को, या अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है तो इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो B12 का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी हमारे एवरी ईयर मेरा एनुअल चेकअप करके B12 लेवल चेक कर लेती हूँ और B12 की सप्लीमेंटेशन लेती हूँ। मैम कोई नेचुरल इनटेक है इसका? नेचुरली आपको नेचुरल सोर्सेज में B12 के सप्लीमेंट्स वीगन प्लांट बेस्ड ज़रूर मिलते हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं। उसके स्प्रे भी आते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, इजी टू टेक है और काफ़ी सस्ते भी है, कुछ तो काफ़ी सस्ते हैं। तो B12 के सप्लीमेंट लेने हैं, क्योंकि अभी हमारी जीवन शैली के कारण ये हुआ है, हमारे खाली प्लांट बेस्ड डाइट के कारण नहीं। दूसरा है विटामिन D। तो हमारा एक तो B12 का मैंने बता दिया कि धरती के साथ आपका संपर्क चला गया है। विटामिन D है सूर्य के साथ। हम ऐसे कमरे में बैठे रहते हैं पूरे दिन, सनशाइन मिलती नहीं है, बाहर जाते नहीं हैं, और बहुत सारे सन ब्लॉक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हम ये सब लगा रहे हैं स्किन पे, तो विटामिन D की डेफिशिएंसी हो गई है। विटामिन D की आंसर तो एक ही है कि भाई सनशाइन में जाओ रोज़ आधा घंटा, और अगर नहीं कर पाए तो उसके सप्लीमेंट्स प्लांट बेस्ड भी मिलते हैं, वो आपको लेने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये 2 है न्यूट्रिशन, ये अक्रॉस द बोर्ड है, खाली वीगन में है ऐसा नहीं है। D और B12 इसका ध्यान रखना है। कैल्शियम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम जैसे ही एक रिसर्च किया गया है विश्व में, यहाँ बताया गया है कि जो देशों में सबसे ज़्यादा दूध लेते हैं लोग, वहीं ज़्यादा फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। हम सालों से सुनते आ रहे हैं भाई 2 ग्लास दूध पियो, हड्डियाँ मजबूत होगी। हमारी बहुत सारी महिलाएं जिसके मेनोपॉज हो चुके हैं, वो सारे कैल्शियम के टैबलेट्स ले रहे हैं और 2 ग्लास दूध भी पीते हैं, फिर भी हड्डियाँ मजबूत नहीं हो रही है, फिर भी फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, क्योंकि रिसर्च उल्टा बताता है। जितना ज़्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे उतना आपके शरीर में एसिड बिल्टअप होगा, और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और pH मेंटेन करने के लिए आपके बोन में से कैल्शियम का लॉस होगा, तो आपकी हड्डियाँ इस तरह से कमज़ोर होती है।
तो ये रिसर्च ऐसा बताता है कि डेयरी कंजम्पशन आपके बोन्स को वीक कर रहा है। जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देंगे आपकी बॉडी ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगी और कैल्शियम रिटेन हो जाएगा और बोन्स और भी मजबूत होंगे। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कैल्शियम का। मैम आप मेडिटेशन करते हैं? मैं मेडिटेशन, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत मैंने मेडिटेशन से ही की। कुछ 13 साल की उम्र में मैंने कोई एक छोटी सी किताब पढ़ी थी स्वामी विवेकानंद की। तो किताब पढ़ के मुझे रोना आ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि ये जीवन का पर्पस तो गॉड को ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है। तो मैंने लगा अच्छा, तो अब तक तो मुझे पता नहीं था, अब पता चल गया कि यही पर्पस है। उसके बाद मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, अच्छे अच्छे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये जैसे 15, 16, 17 साल में ये सारे बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मैंने पढ़े। और एक फाउंडेशन मेरे लाइफ का हो गया कि मुझे तो मेडिटेशन करना है, कोई मुझे सिखाएगा तो करूँगी। तो मैं 1980 में एक कैंप में गई थी, खाली लड़कियों का कैंप था। वहाँ जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने योगासन भी सिखाए और साथ में मेडिटेशन सिखाया। वो बहुत सिंपल सा ब्रीदिंग मेडिटेशन था, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। तो मैं घर आई और फिर वही मेडिटेशन से मैंने चालू किया। लेकिन आगे फिर समझ में आया कि और भी कुछ जानना है, इसमें कुछ और हो रहा है बॉडी के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है। तब जाके आगे और भी टीचर मिले। तो बस यहीं से मेरी ध्यान तो मेरे जीवन का एक भाग ही है। और एक ये ऐसा है कि धीरे धीरे ये 24 घंटा आपके साथ ही रहता है, क्योंकि उसमें फ़र्क नहीं होता है कि आप ध्यान में है या नहीं है, आप ध्यान में ही है, क्योंकि इस तरह से शुरुआत होगी। तो कभी भी मैंने अपना फोकस लूज़ नहीं किया है, ये सेंटरिंग करता है। जी मैम, जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं जो मेडिटेशन करते हैं अपनी आध्यात्मिक साधना में, वो आहार को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, नींव मानते हैं अपनी आध्यात्मिक साधना में। और आहार में हम उनकी जीवन शैली में बदलाव का एक निवेदन कर रहे हैं कि दूध को छोड़ें, दूध और संबंधित प्रोडक्ट्स को। आप देखेंगे कि जो पतंजलि का योग सूत्र है और जो उसमें स्टेप्स है 8, यम नियम आसन, उसमें यम नियम अहिंसा का जिक्र किया गया है। तो अहिंसा तो यही है ना कि हम किसी को एक्सप्लॉइट न करें, किसी को ईजा न पहुंचाए। हमारे मन, वचन और काया से हमें किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा बोलना भी नहीं है, बुरे कर्म भी नहीं करने हैं। हमारे शरीर से भी कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिससे उनको दुख पहुँचे। ये सारे सेंटिएंट बीइंग्स है और हम उसे अगर ईजा पहुँचाएंगे तो हमें उसे कर्म लगेंगे। तो अगर हमें ध्यान या योगासन वगैरह करने हैं तो सबसे पहले स्टेप रहता है वेजिटेरियन। एक गलती हो गई कि ये जो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको ग्रीन डॉट मिल गया है वो ग्रीन नहीं है, वो एनिमल प्रोडक्ट्स है और इसमें बहुत क्रूअल्टी है, वो वेजिटेरियन नहीं है। तो हमें उसे छोड़ना है। जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स को क्लीन अप कर देंगे हमारे सिस्टम में, तो हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो क्लीन हो जाती है। कहीं से भी कोई एनिमल के कोई इमोशंस हमारे अंदर नहीं आएंगे। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है, सभी को जीना है पसंद है जैसे हमें पसंद है। अगर आप उसे मारेंगे तो आप उसकी आंखों में देखेंगे कि डेथ उसकी आंखों में दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, एड्रेनलिन बहुत हाई है, उसके मसल्स में जा रहा है। आप उसकी ज़िंदगी का अंत कर रहे हैं और मसल में ऑलरेडी वो स्ट्रेस हार्मोन है जो जब आप खाते हैं तो आपके बॉडी को मैसेज मिलता है कि आई एम स्ट्रेस्ड आउट, आई एम अबाउट टू डाई। आपको पता है कि माँ के हाथ की बनाई हुई सारी चीज़ें हमें क्यों पसंद है? क्योंकि माँ बहुत प्यार से बनाती है, अपने बच्चों के बारे में सोच के बनाती है। हमेशा हम डायलॉग मारते कि माँ के हाथ के जैसा किसी का नहीं। तो ये माँ के इमोशंस इसके अंदर जाते हैं। वैसे ही जो जो खाना हम खा रहे हैं इसमें ये एनिमल्स के इमोशंस जाते हैं, उसे फिर हमें डाइजेस्ट करने पड़ेंगे। हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर हम अगर ऐसा दूध ले रहे हैं जिसकी माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, सैड है, डिप्रेस्ड है, शॉक्ड है, स्ट्रेस्ड आउट है, एक ही जगह पे खड़ी है, एक्सरसाइज भी नहीं मिल रही है, ऐसी माँ
दूध के अंदर जो इमोशंस है, जब हम पिएंगे तो कैसे मेडिटेशन करेंगे? ये तो आवरण पैदा करते हैं ना, कर्टन्स हो जाते हैं। आप अपने आप तक कैसे पहुँचेंगे जब तक ये आवरण को आप हटाएंगे नहीं? जब आप ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं, तब आपकी कॉन्शियसनेस टोटली क्लीन हो जाती है। अब इसके अंदर जो है वो आपका खुद का है, जो आप वर्क करेंगे। आपके कर्म होंगे, आपके पिछली लाइफ के जो कर्म होंगे, इम्प्रेशंस होंगे, संस्कार होंगे, वो दिखेंगे। और जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं तो यही होता है ना, क्लिनजिंग होता है। सारे इम्प्रेशंस आप साक्षी भाव के जैसे उसको देखते रहते हैं, फिर एक दिन वो सारे भी चले जाते हैं, फिर आपको आप ही दिखते हैं। तो वहाँ तक पहुँचना है तो हमें स्पिरिचुअलिटी, मैं ऐसा समझ नहीं पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हैं जब आप कोई डेड एनिमल को खाते हैं। आप कैसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं? आप नहीं हो सकते। आपने किसी का जीवन लिया है, आपको उसे कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ तो हम पे कर ही रहे हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमें डिसीज़ मिलते हैं। जिस दिन हम डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देंगे उस दिन हमें उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे, हेल्दी हो जाएंगे। एनिमल्स विल ब्लेस यू व्हेन यू लीव देम ऑफ द प्लेट। मैम, आपने अपने पिछले आंसर में एक शब्द यूज़ किया, कॉन्शियसनेस, और अपनी स्वाध्याय जर्नी में आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बोला। मेरी भी फेवरेट बुक है वो। उसमें एक चमत्कारी संत का जिक्र था जिसमें फूलों को या फूलों की खुशबू को, सुगंध को प्रकट कर देते थे। और फ्लावर की थेरेपी, जैसे आपने एकदम बिगिनिंग में इनिशियली भी हल्का सा जिक्र किया था ऑल्टरनेट थेरेपीज़ में, तो चूँकि आप लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं तो आप फ्लावर रेमेडीज़ भी देते हैं, जिसको आप शायद एलिक्सिर कहते हैं। तो इसके अराउंड मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है, जैसे पीएमसी हिंदी पे एक शो है डॉक्टर से पूछो, और डॉक्टर एस रंजन करते हैं। एवरी वीक 1 आवर का लाइव Q&A होता है, लोगों की लाइव क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं। उसमें बहुत बार सर ने कुछ लोगों को ऐसे रिकमेंड किया कि आप फ्लावर के साथ बैठ के मेडिटेशन करो। तो जब यहाँ स्टूडियो में आए, कई बार मैंने भी ऑफ कैमरा बात की, सर आप MBBS डॉक्टर हो, फ्लावर की आप बात कर रहे हो, कैसे? साइंस तो बताओ कुछ। मैं तो साइंटिफिक फील्ड से, इंजीनियरिंग डॉक्टर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अरे साइंस बताओ। तो उन्होंने बोला, रहमान एक्सपीरियंस करो पहले। उन्होंने बोला गुड़हल का फूल, सनफ्लावर। तो तब तो मैं तो ऑब्वियसली काइंड ऑफ डिसबिलीव था। जब मैंने प्रैक्टिस किया, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल मेडिटेशन, इट वॉज डेफिनेटली डिफरेंट एंड वेरी वेरी यूनिक। तो आप जो फ्लावर थेरेपीज़ और वो बताते हैं, आपका एक्सपीरियंस जानना है मुझे। जी बिल्कुल, इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं ये फ्लावर थेरेपी पे कैसे आई। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की मेडिटेशन की, तो मेरे अंदर ध्यान करना बहुत, मतलब एक इच्छा बहुत रहती थी। तो मैं बहुत लंबे लंबे समय तक ध्यान करती रहती थी। मुझे जो टीचर मिले थे उन्होंने जो मुझे सिखाया था, इस तरह से करती थी। एक ऐसे बहुत लंबे ध्यान के बाद मैं जब वापस आई, तो वो काफ़ी दिनों तक का था वो ध्यान। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मैं बहुत सेंसिटिव हो चुकी थी। कोई मेरे नज़दीक भी बैठता था तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि मेरी एनर्जी फील्ड बहुत एक्सपांड हो चुकी थी। और मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ क्राउडेड जगह होती थी तो मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया हो जाता था। मैं अकेला रहना चाहती थी, मैं नेचर में रहना चाहती थी। मुझे बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो रही थी और पैनिक अटैक्स जैसा लगता था। मतलब अनईज़ी लग रहा था, क्योंकि मेरी एनर्जी फील्ड काफ़ी साफ़ सुथरी और एक्सपांडेड हो चुकी थी। तो मैं कहीं जा नहीं पा रही थी, आ नहीं पा रही थी, अपना काम भी कैसी बड़ी मुश्किल से कर रही थी। तो सोचा इसका सब अलग अलग मैंने उपाय किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और लोग समझते कि कुछ मेंटली रॉन्ग है क्या। नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था। तब जाके मैंने फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में सुना, जो डॉक्टर एडवर्ड बाक ने इंग्लैंड से आज से कभी 90 ईयर्स पहले बनाए थे। तो उसमें से मैंने कुछ फ्लावर की रेमेडीज़ ट्राई की।
लेकिन मुझे फिर भी रिजल्ट्स तो नहीं मिले। लेकिन उसके साथ और एक चीज़ अच्छी हो गई कि कुछ और फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में पता चला जो कैलिफोर्निया में किसी रिसर्चर्स ने बनाए थे, तो मैंने मंगाए वहाँ से। फिर मैं उस समय एक की फ्लावर एक वीक लेती थी, क्योंकि मैं नोट्स लिखती थी कि कौन से फ्लावर रेमेडी से मुझे क्या हो रहा है। तब जाके एक फ्लावर रेमेडी मैंने ली, सेंट जॉन्स वॉर्ट। ये पीला रंग का फूल है, उसकी ये रेमेडी मैंने ली और मैंने देखा कि मेरे ये जो अनईजीनेस थे वो पूरी चली गई। तब जाके मैंने डीप स्टडी किया कि ये फूल है, इसका नाम है सेंट जॉन्स वॉर्ट, पीला रंग का है। इसका काम है हमारे एनर्जी फील्ड में बहुत सारी वाइट लाइट लाना और मेरी जो बाउंड्री है उसे स्ट्रेंथन करना। ये एक अनुभव था मेरे जीवन का। मैंने समझा कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके बहुत ज़्यादा अगर ओपन हो जाते हैं तो यू इनवाइट ट्रबल्स विदाउट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, और आप ग्राउंडेड नहीं होते हैं और आपको समझ में नहीं आता आपको क्यों होता है। इसी फ्लावर ने मुझे स्टेबल कर दिया, मेरे बाउंड्रीज़ को क्लोज़ कर दिया, मेरे ओरा को वाइट लाइट से पूरा फिलअप कर दिया, मेरे सारे सिम्टम्स चले गए। तब से मुझे आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, सब सही है। उसके साथ और भी फ्लावर्स के बारे में पता चला, जैसे येरो है, लोटस है, गार्लिक करके है। तो ये जो है स्पिरिचुअल रेमेडीज़ है, ये लिक्विड कॉन्शियसनेस बेस्ड रेमेडी है। इसको कैसे बनाते हैं, तो पहले डॉक्टर एडवर्ड बाग थे, वो फूलों को तोड़ के एक कांच का बाउल लेते थे, उसमें पानी डालते थे, स्प्रिंग वाटर रहता था, उसमें ये फ्लावर्स को फ्लोट कर देते थे और सनलाइट के प्रेजेंस में उसे रखते थे। 2 घंटे के बाद फ्लावर्स को हटा के उस पानी को फ्लावर रेमेडी के जैसे यूज़ करते थे। और पानी का ये गुण है कि इसके पास मेमोरी है, कौन सा फ्लावर है ये इसे एब्जॉर्ब कर लेता है गुण, और फिर हमें वो मिलता है जब हम लेते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा हमारे भारतीय फूलों का क्या, तो मैंने अपनी जर्नी शुरू की, क्योंकि इस फ्लावर्स ने मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज कर दी थी। मैं टोटली फोकस्ड नॉर्मल मेडिटेशन भी कर सकती हूँ, और मेरे पास और भी ऐसे कुछ पेशेंट्स आ गए जिसको मैं हेल्प कर सकी। तो इसके जो सटल गुण है, जो माइंड, इमोशंस और बॉडी तीनों को ठीक करते हैं, ये बात मुझे जच गई। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो हमने एक नई मेथड निकाली कि भाई फूलों को तोड़े बिना भी उसकी शक्ति ले सकते हैं पानी में। तो इस मेथड से हमने बहुत सारे भारतीय फूलों के रेमेडीज़ बनाए, बहुत सारे पेशेंट्स को दिए, उसके नोट्स लिखे, और अब हमने कुछ डेटा भी पब्लिश कर रखा है और दूसरे लोगों को सिखाते हैं इसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा जी कमल का फूल है। तो कमल के फूल की बातें ऐसी है कि ये पृथ्वी में सबसे पहले जब फ्लावर किंगडम आया तो इसका जन्म हुआ, उसके बाद बाकी की सारी फ्लावर मतलब प्लांट किंगडम आई। तो ये बहुत पावरफुल फ्लावर है। इसको हमारे जो सहस्त्रार चक्र है उसके सेंटर में हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, यहाँ आज्ञा चक्र में डालते हैं, फिर ध्यान में बैठते हैं। ये तुरंत ही हमें डीपर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में लेके जा सकता है। तो ये मेडिटेशन की हेल्प हो गई। इसके बारे में बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे इसके देव कौन है, ये जो इथरिक एनर्जी है इसकी और ये जो देव की एनर्जी है वो एक ही होती है। सही बताया जाए तो हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। सृष्टि में जो है वही हमारे शरीर में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। सृष्टि में और हमारे शरीर में कोई फ़र्क नहीं है, उसके सारे पंचमहाभूत एक ही है। आप MBBS डॉक्टर हैं, आप एनर्जी मेडिसिन में भी मानते हैं, येट यू आर सेइंग कि हम पंच महाभूतों से बने हैं। ये काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है वेस्ट, क्योंकि वेस्ट और एलोपैथी डिफरेंट मानता है इसलिए। पंच महाभूत यानी कि जिससे सृष्टि बनी है उसी से हम बने हैं, हम कोई नए मटेरियल से नहीं बने हैं। हम, आप जो दिखते हैं मुझे, आप वो नहीं है, आप ऑल्सो एनर्जी बीइंग है। आपके विचार को मैं देख नहीं सकती, लेकिन विचार तो है ना आपके। आपकी भावनाओं को मैं देख नहीं सकती, लेकिन वो है तो सही। मेरे फिज़िकल बॉडी से मैं जो देखती हूँ वो फिज़िकल यूनिवर्स है, लेकिन साथ साथ में हम एनर्जी बीइंग भी है। हमारे साथ हमारी भावनाएं जुड़ी रहती है, हमारे विचार होते हैं।
तो ये जब हम फूलों की शक्ति लेते हैं तो ये फूलों के विचार ले रहे हैं, फूलों के भाव ले रहे हैं। तो पंच महाभूत में खाली ग्रॉस 5 एलिमेंट्स नहीं आते हैं, उसके जो सटल एस्पेक्ट्स है, सूक्ष्म है, वो भी आते हैं। हमारा ये फिजिकल बॉडी है, हमारे सूक्ष्म शरीर है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है। तो ये सटल बॉडी है, ये बताते हैं। तो हम इसे होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। आपको अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी के साथ फियर जुड़ा हुआ है, तो मैं आपके मन के फियर को ठीक करूँगी तभी आपके किडनी डिजीज़ ठीक होने वाले हैं। क्योंकि ये ऑर्गन खाली ऑर्गन नहीं है, उसके साथ उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप स्टमक है तो स्टमक में शॉक, आपके लंग्स है तो उसमें ग्रीफ। कोई गुजर गया तो हम ऐसे सांस लेते हैं ना, ये हमारी ग्रीफ है, लंग्स ये स्टोर करता है। तो हम खाली फिजिकल बीइंग तो है ही नहीं, ये बात प्रूव हो चुकी है। एक्चुअली जो एनर्जी बीइंग है वहाँ हमारी ब्लूप्रिंट होती है। आपके जो स्पर्म और ओवम जो आधा सेल होते हैं वो एक होते हैं, एक ही सेल में से पूरा ह्यूमन बीइंग कैसे बनता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके इथरिक फील्ड में, कि इसके कलर ऑफ आई कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, इसकी हाइट कैसी होगी, इसके स्किन का कलर कैसा होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिज़िकल बॉडी के सेल्स बनते हैं। हम हमारे फिज़िकल आइज से काफ़ी फोकस्ड है फिज़िकल यूनिवर्स में, लेकिन ये तो एक बहुत छोटा सा भाग है। बहुत बड़ा भाग तो एनर्जी में है, वहीं सारा इन्फॉर्मेशन है, वहीं सारी चीज़ें। और प्ले ऑफ इंटरनेट, द होल यूनिवर्स इज़ एट द एनर्जी लेवल, नॉट एट द फिज़िकल लेवल। तो ये जो फ्लावर की रेमेडीज़ है ये होलिस्टिक है, ये इसके जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे आत्मा तक पहुंचती है। अगर आप कोई केमिकल मेडिसिन ले रही है तो ये आपके बॉडी को ठीक करेगी। अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो ये आपकी इथरिक बॉडी को भी थोड़ी ठीक करेगी। अगर आप जेम एलिक्सिस या फ्लावर रेमेडीज़ ले रहे हैं, ये आपके आत्मा तक जो पैटर्न्स है डीप, वहाँ तक जाके करेक्शन करती है। क्योंकि जब आप फ्लावर की रेमेडी ले रहे हैं, इट इज़ लाइक अ मैसेज ऑफ द फ्लावर। यही आया है पंच महाभूतों से, और आप जाके वही प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आपके पास एक बच्चा आता है, माँ बताती है कि एग्ज़ाम के पहले इसके फीवर आ जाता है, ये बहुत डरता है एग्ज़ाम से, सारा सब कुछ भूल जाता है और है होशियार लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा चलो, इसके 3 प्रोग्राम चाहिए मुझे, कॉन्फिडेंस के, फियर के और मेमोरी के। सृष्टि में देखो, ये भी तो पंच महाभूत से बना है। कहाँ किसके पास प्रोग्राम है, कौन से फूल के पास प्रोग्राम है? चलो ये 3 फ्लावर से, एक ही हनुमान जी को चढ़ाते हैं स्वेलो वोट, एक लार्ज करके है जो कॉन्फिडेंस, और एक मेमोरी के लिए हमारा साग का झाड़ है टीक वुड, उसके छोटे छोटे फूल आते हैं। इसके पास प्रोग्राम है। ये बोलेंगे चलो मैं देता हूँ, आप उसके ड्रॉप्स इनको दे, प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है। 3 या 4 महीने के बाद कुछ नहीं, एग्ज़ाम आई, बेटा पढ़ाई कर लिया, सब याद रह गया, पूरा कॉन्फिडेंट है, टीचर के सामने बताता है सब बातें, बात ख़त्म, ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म। आपने क्या किया? आपका शरीर पंच महाभूत से बना है, जो प्रोग्राम मिसिंग है ना हमारे पास पूरी सृष्टि, जाके चेक करो किसके पास है, इंस्टॉल करो, बात ख़त्म करो। इतना सरल है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये एक सटल साइंस है। दीज रेमेडीज़ आर सटल बट दे आर ऑल्सो होलिस्टिक, क्योंकि एज अबव सो बिलो, जो हमारे विचार और जो हमारे इमोशंस है उसी हिसाब से हमें रोग होते हैं। जब हम यहाँ करेक्शन कर देते हैं तो यहाँ करेक्शन होना ही है बॉडी में। आप समझे, जैसे अगर आपको एसिडिटी है, आप एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एंटासिड्स दे देंगे या कोई स्ट्रॉन्ग पीपी जो भी मेडिसिन से देंगे। वो आपके साथ क्या हो रहा है उसकी उनको कोई लेना देना नहीं है। आप अगर स्ट्रेस्ड आउट है, आपको मन में बहुत चिंता हो रही है, या आप बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप जिससे आपको एसिडिटी होती है? हम जो होलिस्टिक डॉक्टर्स हैं वो जानना चाहेंगे आपके जीवन में क्या हो रहा है, किस कारण से आपको ये हुआ है। हम वो कारण को दूर करना चाहेंगे।
तो हमारे पास कुछ अच्छे फ्लावर रेमेडीज़ है जो आपके माइंड और इमोशंस को बैलेंस कर देंगे, आपकी एसिडिटी गायब हो जाएगी। कि एसिडिटी तो एंड रिज़ल्ट है ना, हम तो कोज़ को ठीक कर रहे हैं, तो एंड रिज़ल्ट तो चेंज होना ही है। तो हम मैनेजमेंट या टेम्पोररी अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो होलिस्टिक है। हमेशा कोई भी चीज़ को ठीक करना है तो उसके मूल तक जाना है, हम यही कर रहे हैं। हम उसके मूल पे जाके उसे ठीक कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आज दवाई ली आज ठीक हो गए, कल उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ए जो चेंजेस लाता है वो आपके आत्मा के लेवल पे ला रहा है, वो आपको वहीं चेंज कर देता है, वहीं नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है। तो मेरे पास पेशेंट आके बोलेंगे, अरे 10 गेस्ट सडनली घर में आ गए लेकिन मैंने सब संभाल लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट डे बीमार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया है, एबल टू हैंडल थिंग्स बेटर। मैम कौन सा इमोशन, जैसे फियर, मेमोरी या कॉन्फिडेंस आपने बताया, किस इमोशन या किस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए इस लैंग्वेज में हमें कौन से फ्लावर को पिक करना है, प्लक नहीं करना लेकिन उसकी एनर्जी लेनी है। वो कैसे? सो देखे कैसा है कि हमारे आयुर्वेद में पुष्प आयुर्वेद के बारे में बताया है ऑलरेडी। उसमें पुष्प को कैसे यूज़ करना, और उसके कोई ऐसे ग्रंथ है जो मेरे पास है नहीं, मिसिंग है, जिसमें 18,000 फूलों के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ था, लेकिन वो ग्रंथ अभी अप्राप्य है, हम कोई भी लाइब्रेरी में मिलता नहीं है। तब भी उनको नॉलेज था। तो उसमें जो आचार्य ने लिखा था उसमें अलग अलग फूलों के अलग अलग रेमेडीज़ कैसे बनाने वो सारा लिखा था। तो ये कैसे आया, उस समय पे आयुर्वेद में 2 ब्रांच हो गई थी। आयुर्वेद में कभी कभी मीट, ब्लड, डिस्चार्जेस ऑफ द बॉडी को भी रेमेडी के जैसे यूज़ कर लेते हैं। तो उस तरह उस समय अहिंसा वाले जैन लोग भी थे, तो जैन आचार्य को ये पसंद नहीं आता था। तो उन्होंने वो पाथ में से डाइवर्ट करके अहिंसा के मार्ग पे ऐसी दवाइयाँ होनी चाहिए जिसमें हिंसा नहीं है। तो उन्होंने ये फ्लावर के ऊपर संशोधन करके ये सारी रेमेडीज़ बनाई, जिसे फ्लावर रेमेडीज़ का नाम अब हम देते हैं, लेकिन तब भी हमें पता ही था। तो उसकी प्रेपरेशन की अलग अलग मेथड है, लेकिन हम जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उसमें कोई फूलों को तोड़ते भी नहीं है, उसकी खाली विचार या उसकी जो शक्ति है उसी को पानी में लेते हैं और उसी से हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। और माइंड और इमोशंस को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, खाली बॉडी को आप ट्रीट नहीं कर सकते। ये कॉइन के 2 साइड्स हैं। यू हैव टू हैव होलिस्टिक अप्रोच अक्रॉस द बोर्ड। मैम जो माइंड और बॉडी की हम बात करें, साइकोसोमैटिक होती है हर एक बीमारी। आपने बताया कि जैसे किडनी फॉर एग्जांपल फियर से एसोसिएटेड है। हाँ, तो आई माइट साउंड डम्ब टॉकिंग अबाउट दिस, बट ये फूलों की बात कहूँ तो मैं फूलों की बात करते समय फूल लग सकता हूँ, FOOL, लेकिन क्या वेस्टर्न साइंस या एलोपैथी के जो काइंड एडवोकेट्स हैं, बिलीवर्स हैं, वो इसको स्यूडो या ऐसा कुछ आपको चैलेंज फेस करना पड़ा है? अनफॉर्चुनेटली अगर आप जाएंगे कोई बड़े बड़े वेबसाइट पे जो फैक्ट चेकर्स होते हैं, तो उन्होंने तो आयुर्वेद को भी सूडो साइंस बता दिया है, या फ्लावर रेमेडीज़ को भी सूडो साइंस बता देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो ट्रेडिशनल रिसर्च होता है, डबल ब्लाइंड स्टडी होती है, वो की नहीं है। लेकिन हम कैसे बताते हैं कि कोई नो 2 ह्यूमन बींग्स आर सेम, आप कैसे कंपेयर करोगे। लेकिन जैसे एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि ये पानी तो है, इसमें क्या है, ये प्लासेबो इफ़ेक्ट नहीं है क्या? तो मैं बताती हूँ कि मैं तो बहुत सारे पेट एनिमल्स को ट्रीट करती हूँ और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं फ्लावर रेमेडी से? जी, और बहुत जल्दी आते हैं। तो उनको थोड़ी पता होता है कि उनको कौन सी रेमेडी दी है, वो मुझे जानते भी नहीं, किसी ने, मैं कुरियर कर देती हूँ, लेते हैं, उनको देते हैं, उनमें रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो प्लासेबो का कोई चांस ही नहीं है। 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग उसे भी ट्रीट करते हैं, उनको थोड़ी पता रहता है कि मुझे क्या दिया या मैं कोई दवाई ले रहा हूँ, उनमें भी रिजल्ट्स आ जाते हैं, है ना। तो ये प्लासेबो नहीं है, ये साइंस को अलग तरीके से हमें देखना है। ये ट्रेडिशनल मॉडल में फिट नहीं होने वाला है। ट्रेडिशनल मॉडल जो है रिसर्च का वो लीनियर है, एक इंग्रेडिएंट मिलेगा, वो आपके बॉडी में जाएगा, वो क्या करेगा, उसके सारे पीछे पीछे रिसर्च करके फिर डेटा बना देंगे और फिर बोलेंगे ओके फॉर ब्लड प्रेशर यू टेक दिस।
हमारा तरीका ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एसिडिटी वाले 3 पेशेंट हैं, तीनों की दवाइयाँ अलग रहेगी, क्योंकि हम उसके माइंड और इमोशन को देखते हैं। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे और आप कैसे रिसर्च करके डेटा बना के तैयार रखेंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसे हम अनुभव का शास्त्र बोलते हैं। आप अनुभव को देखो, उसे कलेक्ट करो और उसमें से सीखो। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बढ़िया बात, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई ऐसे केमिकल नहीं है, ये एक में से दूसरा कुछ करता नहीं है। अगर आपने कोई गलत फ्लावर रेमेडी ले ली तो आपकी बॉडी बोले कि नहीं ये प्रोग्राम है मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए। समझ गए आप? वो नहीं लेगा, बोला है ये करेज वाला तो मैं करेजियस हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो गलत फ्लावर की रेमेडी दे भी दी तो वो पास ऑफ हो जाएगी आपकी बॉडी, लेकिन सही वाली दी तो मैजिक हो जाता है, वो फटाक से उठाता है, इंस्टॉल कर लेता है अपने आप। तो फ्लावर्स के जो गुण है, पहले के ज़माने में वो दर्शनम बोलते थे। दर्शनम मतलब आप खाली उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो भी आपको उसके गुण मिलेंगे, जैसे हम फ्लावर मेडिटेशन करते हैं, बराबर है। ये तरीका है। अगर आप और मैं ऐसे क्यूबिकल में नहीं रहते थे और नेचर के साथ रहते थे, पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे, पानी या ज़मीन या झाड़ के पास बैठ गए, एक मेडिटेशन कर लिया, फूलों को देख लिया, अगर ऐसे में रहते तो हमें फ्लावर की रेमेडी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें शक्ति डायरेक्ट मिलती है। पर हम अब कैसे जीवन जी रहे हैं, तो हमें उससे हमारे में लाना पड़ता है, दवाइयों के जैसे रेमेडी बना के। लेकिन आइडियली तो दर्शनम, खाली उसके दर्शन से ही हमें उसे शक्ति मिलती है। लेकिन कई लोग ऐसे करते नहीं हैं, कर नहीं पाते हैं। मैं बोलती हूँ घर में भी कुछ फ्लावर अरेंजमेंट कर दो, इट विल पर्क अप द एटमॉस्फियर। फ्लावर की पूरी जीवन ही दूसरों के लिए है, बराबर है, उसकी लाइफ साइकिल ही ऐसी है। सो वी ऑलवेज से लाइफ मस्ट ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर ऑफरिंग इटसेल्फ टू द डिवाइन। तो जैसे मैं अपना जीवन भी फ्लावर के जैसे ही देखती हूँ, जो भी काम हम कर रहे हैं वी आर ऑफरिंग टू द डिवाइन, इस तरह से। तो फ्लावर को लेने की बहुत सारी मेथड्स है, बट दर्शनम इस सबसे पहले है। और मैम इसके पीछे और भी स्टोरीज़ वगैरह है। बुद्धा के टाइम पे भी अहिंसा के लिए भी वो भी अहिंसा के पाथ पे चल रहे थे, तो उनको भी लोटस की फ्लावर रेमेडी दी गई थी और उसी से वो ठीक हुए थे। तो पुष्पा आयुर्वेद एक ब्रांच है। मैम जो इस फील्ड में काइंड ऑफ बिगनर्स हैं उनके लिए आप एथरिक बॉडी में आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम साइंटिफिकली, इसको थोड़ा सा बता सकते हैं? सही बताए ना, तो जब हम हमारे एग्जिस्टेंस को खाली फिज़िकल नहीं मान के हमारे जो सटल एग्जिस्टेंस है उसको साथ लेके चलते हैं, तो हमारे अंदर एक इंट्यूशन भी रहता है। जैसे कभी आप बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बता देता है कि आपने क्या गलती की। आपने वो बर्गर जो खाया था वो स्टेल था और इसी के कारण फूड पॉइजनिंग हुआ, ये आंसर मिल जाता है। तो आपका कनेक्शन रहता है, आपको खाली ट्यून अप करना है इसके साथ। जैसे मैं जाती हूँ जंगल में, फ्लावर्स देखती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, ऐसे ही अपने मन को शांत रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ, तो फ्लावर्स के मैसेजेस डायरेक्ट आते हैं, समझाते हैं मैं किस चीज़ के लिए यूज़ में आ सकता हूँ। तो ये हो गया नेचर का कम्युनिकेशन। ये नए लोगों को मैं ये एक एबिलिटी डेवलप करने के लिए इंस्पायर करती हूँ। मैं उनको, मेरे जब फ्लावर रेमेडी का क्लास करती हूँ तो उनको पार्क में ले जाती हूँ, वहाँ बिठाती हूँ, धरती पे बैठो, स्टडी करो नेचर को, जाओ वो झाड़ पे जाके बैठो, ग्रुप्स बनाती हूँ, ये फ्लावर के सामने देखो, इसका कलर देखो, इसकी हाइट देखो, ये क्या कहना चाहता है आपको। तो पहली बार लोग ऐसे देख के, मैं आधा घंटा का टाइम देती हूँ, तब जाके चेंज आ जाता है माइंड में, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। बस अब शुरू हो जाओ, ये हमारे साथ है, ये हमारे लिए है, ये हमारा पार्ट है, अब कम्युनिकेट करो। मेरा ध्यान हमेशा कहीं ना कहीं मैं जाती हूँ, कोई नई जगह पे जाती हूँ, कब फ्लावरिंग हो गया, कैसा शेप है, कैसी स्मेल आ रही है, मैं हर चीज़ नोट कर लेती हूँ, ये कौन सा वाला है और उसके गुण क्या है। जैसे
कोई पानी में उगता है, कोई मड़ में उगता है, किसी कम पानी में उगता है। जैसे राजस्थान में गए तो कैक्टाई होते हैं, कैक्टाई को भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। वो कैक्टाई का मैसेज है हार्डशिप्स, सर्वाइवल। कभी मेरे पास पेशेंट आ जाते हैं जिसकी लाइफ स्टोरी बहुत ट्रेजिक होती है, रियली हार्डशिप्स होती है, सर्वाइवल हो जाता है। तब उनको इनर स्ट्रेंथ देने के लिए हम कैक्टाई के फ्लावर्स देते हैं, क्योंकि कैक्टाई को पता है कि कैसे सर्वाइव होना है, तो उसकी नॉलेज हम ले रहे हैं। सो इस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को ये पूरे फ्लावर किंगडम, नेचर किंगडम के बारे में एक्सपोज करती हूँ, बताती हूँ। और फिर कनेक्शन बनाना है हमारे साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ। मेडिकल साइंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, लेकिन ये साइंस काफ़ी सिंपल है नेचर में। अगर आपको बच्चे को टॉल बनाना है तो जाओ टॉल ट्रीज़ को जाके देख के आओ, कौन कौन से, कोकोनट वाला, पाम टॉल है, उसको पता है मुझे टॉल कैसे होना है। आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में हम उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, आपके जीन्स पिकअप करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है मैम? आपको पता है कि ये जो फिज़िकल बॉडी है ये तो खाली दिखती है, अंदर तो शक्ति है। मैटर इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, है तो एनर्जी ही। अगर आप एक क्षण के लिए भी फिज़िकल बॉडी को भूल जाते हैं तो खाली शक्ति ही है और कुछ बचता नहीं है। सारा कम्युनिकेशन, सब कुछ जो हो रहा है वो एनर्जी यूनिवर्स में ही हो रहा है, और ये होता है क्वांटम स्पीड से। आपने क्वांटम फिज़िक्स का नाम सुना होगा, क्वांटम मेडिसिन, क्वांटम हीलिंग। ये क्वांटम फिज़िक्स में समझाया जाता है कि जो भी होता है एनर्जी लेवल पे वो बहुत फास्ट होता है, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है। जब हम एनर्जी लेते हैं फूलों की और हमारे एनर्जी बॉडी को डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हीलिंग इंस्टेंटेनियस होता है, फास्ट होता है, रिजल्ट्स तुरंत आते हैं। बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट होने में 2-4 मिनट लगती है, लेकिन सेंस इमीजिएटली, फीलिंग कंफर्टेबल इमीजिएटली, because it is happening at the most subtlest level, at the fastest level. So ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लेंगे बाद में रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स तो तुरंत आते हैं, क्योंकि ये एनर्जी में काम कर रहा है। ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा फास्ट है। स्पीड ऑफ लाइट तो फिज़िकल यूनिवर्स का लिमिट है, हम तो सटल की बात कर रहे हैं जो इंस्टेंटेनियस है। तो ये पूरी बात अलग हो गई। ये इस तरह से काम करते हैं, एनर्जी टू एनर्जी कम्युनिकेशन है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप एनर्जी रेमेडीज़ देते हैं तो फिज़िकल मैटर को इंस्ट्रक्शन मिलती है हमें क्या बनना है, क्या करना है। फिज़िकल यूनिवर्स डज नॉट हैव द पावर इज़ विद द एनर्जी, इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम देयर, वो चेंज करता है। Who you are is a reflection of your energy field, not other way around. It is always the reflection of your energy field. Who you are in this birth, who your parents are, what will be the path of your life, what are you thinking, what color glasses are you going to wear, ये सारा तय किया हुआ होता है। इसमें हम चेंजेस ला रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसे शो का नाम है मेरी कलम, और हमने जो आज जिन पुस्तकों पे बात की वो है व्हाट अबाउट माय कैल्शियम एंड डेयरी ऑल्टरनेटिव्स। आप बिगनर्स के लिए, मैं स्पेशली बिगनर्स बोलूँगा क्योंकि हर कोई मेडिकल फील्ड, मेडिकल साइंस में उतना एक्सपर्ट नहीं होता, ऐसी कौन सी किताबें हैं जो सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत सारी अच्छी किताबें आजकल मिल रही है फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में, क्वांटम हीलिंग के बारे में, लेकिन एक सबसे अच्छी बहुत बढ़िया फाउंडेशनल बुक है जिसका नाम है वाइब्रेशनल मेडिसिन। ये एक अमेरिका के एमडी डॉक्टर ने लिखी है आज से 35 साल पहले। इसी बुक में सारे ये जो होलिस्टिक मेडिसिन, सटल एनर्जी रेमेडीज़ के बारे में इतना अच्छा फाउंडेशन दिया है। तो अगर वो आप पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लावर रेमेडीज़ के अलग अलग कंट्री के, आज पूरे दुनिया के बहुत सारे कंट्री में लोग अपने देश के फूलों की दवाइयाँ बना रहे हैं और उसके एनसाइक्लोपीडिया भी छप चुके हैं। हमारे भारतीय फूल भी उसमें लिस्टेड है। अभी 2000 से ज़्यादा फूलों के ऊपर रिसर्च भी चल रहे हैं।
तो वहाँ तक पहुँचना है। और मेरे अपने वेबसाइट पे एक ऑनलाइन कोर्स रखा है मैंने, वो आप अपने आराम से अपने पेस से अपने घर में बैठ के मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स सुन सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहीं बताई है, और ये फ्लावर रेमेडीज़ कैसे बनाते हैं वो भी मैंने उसमें समझाया है। आपको केसेस कैसे लेने हैं, कैसे रेमेडीज़ देनी है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी फ्लावर रेमेडीज़ खुद बनाते हैं अभी, और अपने पेशेंट्स को देते हैं और रिज़ल्ट शेयर करते हैं। तो इट्स अ मिरेकल, मैजिकल टू बी पार्टिसिपेटिंग इन अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग where the entire universe is involved. The Devic kingdom is involved, and you are only an instrument to helping others heal. That's what it is. We are only an instrument of the divine. जैसे एपिसोड 1 की शुरुआत में मैंने कहा था कि यू आर अ मजिशियन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आपसे बात करने के बाद जेन्युइनली वो फील भी हो रहा है दैट यू आर जेन्युइनली अ योगिनी वर्किंग टायरलेसली टू प्रोवाइड पीपल आरोग्य। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विजडम और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you very much for having me here and share my ideas. तो ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर रूपा शाह जी के साथ। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने एपिसोड टेलीविज़न भी देखा है तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पीएमसी का ऐप इंस्टॉल करना ना भूलें गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से। साथ ही हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कीजिए। तब तक के लिए सायोनारा, आपका प्यारा, मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, लेकिन मिलूंगा दोबारा किसी नई लेखक नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारे ज्ञान और अनुभवों की बात। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।